नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की राजनीति में आए एक ऐसे भूचाल की जिसने सबको हैरान कर दिया है। एक ऐसी घटना जो एक बड़ी विपक्षी पार्टी के भविष्य पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा रही है। तो ताज़ा खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7, जी हां 7 सांसद सत्ताधारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये एक ऐसा कदम है जिससे पार्टी की नींव तक हिल सकती है। तो दो बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला, ये सब कानूनी तौर पर हुआ कैसे? और दूसरा, जो शायद इससे भी बड़ा सवाल है, कि क्या ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए अंत की शुरुआत है? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उन मुख्य किरदारों को जानना जरूरी है जो इस फेरबदल के केंद्र में हैं। आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने पाला बदला? देखिए, जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं उनमें से 3 तो वो हैं जो आम आदमी पार्टी के बिल्कुल कोर ग्रुप का हिस्सा थे, पुराने साथी, अंदरूनी लोग। जाहिर है उनके जाने से पार्टी को एक बहुत बड़ा वैचारिक झटका लगा है। अब ये देखना वाकई दिलचस्प है और आलोचक इसी पाखंड की तरफ इशारा कर रहे हैं, खासकर राघव चड्ढा के मामले में, जो कभी बीजेपी की रणनीति की जोरदार आलोचना करते थे और अब उन पर उन्हीं तरीकों का हिस्सा बनने का आरोप लग रहा है। दूसरे जो लोग गए हैं उनमें बड़े व्यवसायी और एक सेलिब्रिटी भी शामिल हैं, और कई जानकार मानते हैं कि यहीं पर केजरीवाल से एक रणनीतिक चूक हुई। उन्होंने राज्यसभा में ऐसे लोगों को भेजा जिनकी विचारधारा पार्टी से बहुत गहराई से नहीं जुड़ी थी, और शायद इसीलिए वो एक आसान निशाना बन गए। ठीक है, तो अब आते हैं इस पूरे खेल के सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके कानूनी दांव पेच पर। आखिर यह सब मुमकिन कैसे हुआ, समझते हैं। देखिए, भारत में दल बदल को रोकने के लिए एक कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसे 1985 में इसीलिए बनाया गया था ताकि कोई भी नेता अपने निजी फायदे के लिए पार्टियां ना बदल सके। सीधा सा नियम था, पार्टी छोड़ी तो सीट भी गई। लेकिन इस कानून में एक बहुत बड़ा लूप होल है, एक अपवाद, और वो ये कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सांसद या विधायक एक साथ मिलकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, तो उसे दल बदल नहीं बल्कि विलय यानी मर्जर माना जाता है, और ऐसे में उनकी सीट भी नहीं जाती। अब ऐप के थे 10 सांसद, तो 2/3 कितना हुआ? जी हां, ठीक 7। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये जो 7 का आंकड़ा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये वो जादुई नंबर था जो इस पूरे कदम को कानूनी जामा पहनाने के लिए जरूरी था। मतलब साफ है, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। ये जो कुछ भी हुआ है, ये अचानक नहीं हुआ। विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि ये एक बड़ी जानी पहचानी और बार बार आजमाई गई रणनीति का हिस्सा है, जिसे वो ऑपरेशन लोटस का नाम देते हैं। तो ये कथित फॉर्मूला है क्या? कहा जाता है कि इसमें कई कदम होते हैं। पहले असंतुष्ट नेताओं को पहचानो, उन्हें मंत्री पद या पैसे का लालच दो, और अगर वो ना माने तो ईडी या सीबीआई जैसी एजेंसियों का डर दिखाओ। मकसद एक ही होता है, किसी भी तरह विपक्षी सरकार को गिराना। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो। पिछले 1 दशक में ये पैटर्न पूरे भारत में कई बार देखा गया है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक लिस्ट लंबी है। तो इन सब का आम आदमी पार्टी के भविष्य पर क्या असर होगा? बात सिर्फ कुछ सांसदों के जाने की नहीं है, यह संकट पार्टी के वजूद का, उसकी पहचान का बन सकता है। अब सबसे बड़ा खतरा सिर्फ सांसद खोना नहीं है, बल्कि वो चीज खोने का है जिससे पार्टी की पहचान है, यानी उसका नाम और उसका मशहूर चुनाव चिन्ह झाड़ू। और ऐसा पहले भी हो चुका है। याद कीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ था। जब शिवसेना टूटी तो चुनाव आयोग ने पार्टी का असली नाम और निशान, धनुष बाण, संस्थापक ठाकरे परिवार को नहीं बल्कि बागी गुट को दे दिया था। यही कहानी एनसीपी के साथ भी दोहराई गई, जब पार्टी के संस्थापक शरद पवार अपनी ही पार्टी का नाम और निशान अपने भतीजे के बागी गुट से हार गए। अच्छा, अभी के लिए आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह सुरक्षित है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सांसदों ने कोई अलग गुट नहीं बनाया, बल्कि वो सीधे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो फिलहाल निशान पर कोई दावा नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ पहला कदम है? अगर यही सिलसिला पंजाब और दिल्ली में पार्टी के विधायकों के साथ भी शुरू हो गया, तब क्या होगा? तब ये तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है और झाड़ू का निशान सच में खतरे में आ सकता है। अब आखिर में ये पूरा मामला सिर्फ एक पार्टी की कहानी नहीं रह जाता, ये भारत के लोकतंत्र और उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कुछ बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। तो अगर पूरी कहानी को संक्षेप में देखें, 7 सांसदों ने पाला बदला। ऐसा करने के लिए उसी कानून के एक लूप होल का इस्तेमाल किया जो उन्हें रोकने के लिए बना था, और आलोचक कहते हैं कि ये सब एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है।
और विडंबना देखिए, जिस एंटी डिफेक्शन कानून को राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए बनाया गया था, आज उसी का इस्तेमाल अस्थिरता पैदा करने और सत्ता को एक जगह केंद्रित करने के लिए एक हथियार के तौर पर हो रहा है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये भारत के बहुदलीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए क्या संकेत दे रही हैं? क्या देश एक दलीय प्रणाली की तरफ बढ़ रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।